हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, लाइट की जो घटना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या घटना होती है, और इसी पर बेस्ड फिर जो है हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों बात सुनो ध्यान से तुम लोग कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जब भी लाइट डेंसर मीडियम से, ठीक है, ये रेयर मीडियम मान लेता हूँ, ये डेंसर मान लेता हूँ, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है ना। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो अगर आप क्या करो कि अगर इस इंसिडेंस एंगल को आप लगातार बढ़ाते चले जाओ तो ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है ना, ये गोज़ डाउन, नीचे की तरफ आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आगे कि अब की बार मैंने जो इंसिडेंस एंगल थोड़ा सा पीछे कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये रिफ्रैक्शन एंगल था ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया है ना, क्योंकि ये रे जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। अच्छा, अब अगर थर्ड सिचुएशन भी देख लेते हैं कि यार कोई तो ऐसा एंगल होगा कि कोई तो इंसिडेंस एंगल की वैल्यू ऐसी होगी कि जिस पर ये रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो ठीक इस पर लाई करने लगेगा। मतलब हमारे, दिखाता हूँ आप लोगों को, मतलब हमारे कि ठीक ये इस एक्सिस पर लाई करने लगेगा। मतलब रिफ्रैक्शन एंगल जो हो जाएगा वो कितना हुआ, 90। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब कोई तो ऐसी इंसिडेंस एंगल की वैल्यू हो रही होगी कि जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो बच्चों इसी इंसिडेंस एंगल की वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल एंगल के नाम से जानेंगे। ठीक है, किस नाम से जानेंगे, क्रिटिकल एंगल के नाम से जानेंगे हम इसको। ठीक है, अब अगर मान लो कि क्या हो कि अब सपोज दैट कि अगर इंसिडेंस एंगल, जिस सर्टेन इंसिडेंस एंगल पर ये रिफ्रैक्शन 90 हो रहा था, जिस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल भी कह रहे थे, फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पर आई है, ये आर है। सपोज दैट पहले केस में जो आई जो है हमारा वो मान लो 35 डिग्री था और रिफ्रैक्शन हमारा हुआ सपोज दैट कि 57 डिग्री हो गया। दूसरे केस में मैंने इंसिडेंस एंगल बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये मान लो 43 कर दिया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है मेरा बढ़ के लगभग सपोज दैट कि 69 के आसपास हो गया। थर्ड कोई सिचुएशन ऐसी रही होगी, मान लेते हैं, या चलो इसको 79 कर देते हैं। ठीक है, 79। थर्ड कोई सिचुएशन रही होगी इंसिडेंस एंगल की, मान लो बढ़ा के मैंने इसको कर दिया 53 और इस बार रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो बच्चों जिस इंसिडेंस एंगल की वैल्यू पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया है, इसी को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब बात सुना ध्यान से कि अगर क्या काम किया जाए, अगर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दी जाए, मतलब 54 कर दी जाए, तो क्या होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, है ना। और जब ग्रेटर देन 90 हो जाएगा तो लाइट जो है इस बार यहाँ नहीं नीचे की तरफ लाई करेगी। देख रहे हो बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दैट कि मैं ये दिखा देता हूँ, 92 दिखा देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इंसिडेंस एंगल को आपने क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दिया तो जो लाइट थी, ठीक है, वो गोज़ बैक टू सेम मीडियम वेयर इट कम। ठीक है, लाइट गोज़ बैक टू सेम मीडियम, गोज़ बैक टू सेम मीडियम, सेम मीडियम वेयर इट कम्स, सेम मीडियम वेयर इट कम्स। जहाँ से ये आती है वहीं को वापस लौट जाती है, वेयर इट कम्स। कभी जिस समय इंसिडेंस एंगल की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। तो रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो भी 90 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो घटना है हमारी, ये घटना कौन सी है बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब एक छोटा सा संबंध होता है, ध्यान से देख लो भाई। अगर मान लो कि ये यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ठीक है, अब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है ना। आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, है ना, जब चैप्टर रिफ्रैक्शन की शुरुआत की होगी, तो जब लाइट n1 से n2 की तरफ जाती है ना, ये इंसिडेंस एंगल है और ये रिफ्रैक्शन एंगल है r,
तो आप लोग क्या लिखते हो, आप लिखते हो N2/N1 लिखते हो, है ना। N2/N1 क्या लिखते हो, साइन आई अपॉन साइन आर, ये तो लिखते हो ना। लेकिन इस बार क्या है बच्चों, इस बार जो है लाइट जा रही है डेंसर से रेयर की तरफ, है ना। डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो इंसिडेंस एंगल ये हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया। इस बार वो N2 से N1 की तरफ जा रही है, तो साइन आई अपॉन साइन आर तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। लेकिन चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा N1 अपॉन N2 में आएगा, है ना। और अगर बात करें सिर्फ क्रिटिकल एंगल की, मान लें कि इफ़ अगर आई जो है वो क्रिटिकल एंगल है, तो डेफिनेटली जो रिफ्रैक्शन होगा वो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे रखो ज़रा, साइन आई की जगह साइन आई सी रख लो, और आर की जगह कितना रख लो, साइन 90 डिग्री रख लो बच्चों, है ना। और N1 अपॉन N2, ठीक है, इसको एज इट इज़ रखते हैं। N1 अपॉन N2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, जब हम N2/N1 को N लिख सकते हैं, तो N1/N2 को क्या 1 अपॉन N नहीं लिख सकते बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन N लिख सकते हैं। अब साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो गई, तो जब इसको इधर ले चलोगे N को, और साइन IC को इधर लेके आओगे बच्चों, तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा कि N=1/sin IC। क्लियर हो रहा ना कॉन्सेप्ट। तो एक छोटा सा रिलेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के केस में, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। N= क्या हो जाएगा, साइन IC। एग्ज़ाम में कंडीशन भी आ जाती है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि इंसिडेंस एंगल जो है वो शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और दूसरा मीडियम जो है वो डेंसर से रेयर प्रेफर होना चाहिए, ठीक है। डेंसर से रेयर की तरफ क्या होना चाहिए, प्रेफर, क्योंकि अगर उल्टा करेंगे तो रिफ्रैक्शन जो है वो छोटा होता चला जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन छोटा नहीं बड़ा चाहिए, है ना। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड की दृष्टि से, तो इसको देखते हैं। देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। मान लेते हैं बच्चों कि ये जो प्रश्न हमें दे रखा है यहाँ पे, देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि अ जार ऑफ हाइट h, एक जार है जिसकी हाइट कितनी है, h दे रखी है हाइट, ये जार हो गया, ठीक। इसकी हाइट हमें h हाइट दे रखी है, तो ये h हाइट हो गई बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जो है कैसी हाइट हो गई, h हाइट हो गई, ठीक है। अब देखो बात सुनो ध्यान से। तो इसमें फिल कर दिया है हमने, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल कर दिया है। तो मैं यहाँ एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड दिखा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है बच्चों, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड हो गया। अब ध्यान से सुनो आगे बात को, कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने खुद कह दिया, बोले म्यू है। चलो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू मान लेते हैं। उसके बाद कह रहा है एट द सेंटर ऑफ द जार, जार के सेंटर पर, तो जार तो ये है भाई, पूरा जार ये है, इसका सेंटर कहीं यहाँ के आसपास होगा। कह रहा है एट द सेंटर ऑफ द जार ऑन द बॉटम सरफेस इज अ डॉट, मतलब जार के सेंटर के नीचे जो बॉटम है वहां पर आ जाओ, तो वहां पर एक क्या मिलेगा आपको, एक डॉट मिलेगा, डॉट, ठीक है, डॉट मिलेगा। तो ये कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ अ डिस्क, बोले किसी डिस्क का मिनिमम डायमीटर क्या रखा जाए, सच दैट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन द टॉप सरफेस सिमेट्रिकली, मतलब जब इस डिस्क को जो है, ये लिखा देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ अ डिस्क सच दैट व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप सरफेस, ऊपर की सरफेस पर रखा जाता है डिस्क को यहाँ पर, और वो भी कहाँ पे, सिमेट्रिकली अबाउट द सेंटर ऑफ द डॉट, मतलब डॉट के जो सेंटर है, डॉट का जो सेंटर है उसके सिमेट्रिकली, मतलब जितना इधर रखा डिस्क को उतना ही इधर, है ना। सेंटर से इसकी दूरी जो है वो बराबर होनी चाहिए इस तरीके से, है ना। इधर भी बराबर होनी चाहिए और इधर भी बराबर होनी चाहिए। तो बोले कितना रखें कि डॉट जो है वो इनविजिबल हो जाए, दिखना बंद हो जाए। देखो बच्चों क्या धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको देखते अपने लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखो यार, कि एक बार फिर से बना लेता हूँ मैं डायग्राम, कि भैया ये जो है एक जार हो गया अपना यहाँ पर, ठीक है, ये एक जार हो गया। यहाँ पर हमने क्या काम किया कि एक लिक्विड हमने भर दिया, h हाइट तक भर दिया है।
ये डॉट हो गया, यहाँ पर हमने कोई एक डिस्क रख दी है इस तरीके से, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, डिस्क जो है वो रखी हुई है इसके ठीक ऊपर रखी हुई है, तो डिस्क से नीचे ही डॉट है, तो ये डॉट दिखना कब बंद होगा? कोई कहेगा कि मैं यार साइड से देख सकता हूँ, यहाँ से देख सकता हूँ, है ना, कोई कहेगा मैं यहाँ से देख सकता हूँ। लेकिन सपोज दैट कि अगर ये जो टॉप सरफेस है लिक्विड की या वाटर की जो भी है, अगर इसको भी ढक दिया जाए, है ना, इसको भी ढक दिया जाए, तो क्या होगा कि ये बॉटम पे जो डॉट है वो नहीं दिखेगा। अब ढकोगे कैसे? कोई ढक्कन उक्कन की बात थोड़ी ना कही है उसने, भाई उसने तो सिर्फ डिस्क तुमको बताई है, लेकिन यहाँ थोड़ी ना कही कि ढक्कन उक्कन जो है वो पैक करना है ताकि ये ना दिखे। तो देखो ढक्कन नहीं है, यहाँ पर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, फैल जाएगी लाइट की इंटेंसिटी, है ना, इस तरीके से। और ऐसा किस वजह से होगा? ऐसा होगा TIR की वो सॉरी क्रिटिकल एंगल की वजह से होगा। तो ध्यान से देखो, जब ऊपर से रेज आएंगी इस डॉट से टकराएंगी और डॉट से टकरा के वापस निकलेंगी बच्चों, तो ये पता है किसी एंगल पर जा रही होंगी कि ये इनका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बाहर नहीं जा पाएंगे, ये इसी सरफेस पर लाई कर गई हैं, ठीक है, इसी सरफेस पर लाई कर गई हैं, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर इसी सरफेस पर लाई कर गई हैं। तो जैसे देखा होगा तुमने कभी कभार, वाटर की ऊपरी जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देती है, तो उसके नीचे हम जो है वो विजिबल नहीं होगा हमें। तो ऐसा तभी संभव है कि जब यहाँ से जो रे है इसका इंसिडेंस एंगल सिर्फ इंसिडेंस एंगल ना हो, बल्कि क्या हो, क्रिटिकल एंगल हो। सही है, क्या हो, क्रिटिकल एंगल, ताकि ये रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 हो जाए। अब मेरे को यार एक बात बताओ कि ये, अब मैं इसको फिर से अलग से दिखाता हूँ यहाँ पे, ये डिस्क हो गई थोड़ा बड़ा करके ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए अच्छे से। ये यहाँ पर देखो, ये इस तरीके से दिखा दिया मैंने, यहाँ पर दिखा दिया कि ये नॉर्मल था, और ये वाटर पर जो लाइट पड़ रही है वो इस तरीके से फैल जा रही है, ऐसे फैल जा रही है। तो देखो यार, ये तुम्हारा हो गया IC, है ना, ये IC हो गया। तो जब ये IC होगा बच्चों, तो मैं क्या काम करता हूँ, अच्छा हमको डिस्क का डायमीटर निकालना है, तो भैया डायमीटर तो तब निकाल पाओगे ना जब रेडियस निकाल पाओगे, क्यों भाई? तो अगर ये IC है तो ये भी IC हो गया, है ना। और हाइट हमको दे ही रखी है जार की, कितनी दे रखी है, H दे रखी है। तो अब करना क्या है सीधे यार, अब सीधे आप लोग क्या करो, देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, तो इसमें tan IC लगा दो। तो tan IC जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अब परपेंडिकुलर कितना है भाई, R है, और जो बेस है अपना, ठीक है, बेस कितना हो गया, H हो गया। अब समस्या ये है कि क्रिटिकल एंगल नहीं पता है, तो tan कहाँ से पता लग जाएगा भाई? तो इसीलिए मैंने क्या काम किया, tan को मैंने फर्दर स्प्लिट अप कर लिया, इसको मैंने स्प्लिट अप कर लिया sin IC बाई cos IC में, ठीक है, sin IC बाई cos IC में, और ये R अपॉन H के बराबर चलेगा, है ना। अब देखो क्रिटिकल एंगल फिर भी नहीं पता है, तो क्या दिक्कत हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता है, उसने दे रखा है ना। अभी तो चलो यहाँ पर वैल्यू म्यू दे रखी है, हो सकता है कोई डिजिट में वैल्यू दे रखी हो उसने। तो साइन IC जो है, अभी अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जस्ट रेसिप्रोकल होता है n के, लेकिन यहाँ पर म्यू है, तो यहाँ पर हम इसको साइन IC की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/म्यू लिख सकते हैं, है ना। और कॉज IC, हाई स्कूल में तुम लोग को एक आइडेंटिटी याद होगी कि कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कॉज IC की जगह बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर IC लिख सकते हैं, क्यों बच्चों, है ना। ये आ गया हमारा R अपॉन H हो गया। अब फिर से देखो कितना आसान हो गया यार, 1/म्यू, ठीक है, 1/म्यू हो गया, और फिर से यहाँ पर हम लोग साइन IC की जगह क्या रख सकते हैं, 1/n का स्क्वायर रख सकते हैं, क्योंकि साइन IC जो है बच्चों वो हम पढ़ चुके हैं कि रेसिप्रोकल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, लेकिन यहाँ पर सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना हो गया बच्चों, म्यू हो गया, ठीक है, म्यू आ गया यहाँ पर। अब ये हो गया R अपॉन H। अब आ जाओ, सिंपल मैथमेटिक्स से अब फिजिक्स खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसके बाद का क्या सीन है कि ये 1/, इसके बाद का स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/म्यू अपॉन, इधर मैं लिख रहा हूँ √, ठीक है, ये √, हो गया, तो इधर आ गया म्यू का स्क्वायर, ये आ गया म्यू स्क्वायर माइनस का 1 बराबर R अपॉन H चलेगा, है ना। तो ये यहाँ पर देखो 1/म्यू हो गया अपॉन में √म्यू स्क्वायर माइनस का 1 हो गया, और म्यू स्क्वायर का जो √, होगा स्क्वायर रूट होगा
वो होगा हमारे पास म्यू, बराबर कितना बचेगा, आर अपॉन एच बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे म्यू से म्यू तो कैंसिल हो गया, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ कि ये एच को हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एच अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस का 1। तो ये बच्चों रेडियस निकाल ली हमने। अब क्या, अब तो आंसर खत्म। उसने पूछा डायमीटर कितना होना चाहिए, तो रेडियस का डबल कर दो, तो d इज इक्वल टू होता है 2r, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, r की वैल्यू रख देंगे, तो ये r की वैल्यू आ गई h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से ये जो है एक अच्छा क्वेश्चन था कि हम जो है इस तरीके से डायमीटर निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देख लो तुम लोग कि हम लोगों ने क्या काम किया। हम लोगों ने भाई हमको रेडियस पता करनी थी सबसे पहले। उसने बोला डायमीटर है, लेकिन जब तक रेडियस नहीं पता करोगे तब तक डायमीटर कैसे पता कर पाओगे। तो रेडियस पता करने के लिए अब उसने ये भी बोला कि डॉट इनविजिबल हो जाए, तो डॉट इनविजिबल तभी होगा कि जब लाइट की जो है वो इधर बिखर जाएगी, ठीक है, फैल जाएगी। ऐसा तभी होगा जब ये लाइट यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से पड़ेगी। तो फिर हमने एक सिंपल ज्योमेट्री लगा ली यहाँ पे कि अगर ये आईसी है तो ये भी आईसी होगा, है ना। ये तो रेडियस हो गई, 10 लगा लिया। अब उसमें भी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मालूम नहीं है, तो 10 को तोड़ लिया। अब 10 को तोड़ लिया तो फिर उसके बाद साइन आईसी, भाई जब क्रिटिकल एंगल नहीं मालूम है तो साइन आईसी भी नहीं मालूम होगा। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पर इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तोड़ लिया, और ये करते चले गए और फाइनल स्टेप हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। चलो, थैंक यू बच्चों।